सभी को नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भूजल। भूजल की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भूजल के फ़ायदे क्या हैं, इनके समक्ष भी वर्तमान में चुनौतियां क्या हैं, और साथ ही आगे की राह मेंस के दृष्टिकोण से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में भूजल से संबंधित डेटा के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। दरअसल ये टॉपिक पिछले महीने चर्चा में फिर से आ गया, क्योंकि सभी को पता होगा कि इंदौर में सीवेज लीकेज के कारण लगभग दर्जनों लोग मौत के शिकार हुए व कई लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए ये भूजल प्रदूषण के कारण। तो कुछ आंकड़ों को देख लें। तो सबसे पहले देखें कि जो ग्राउंड वाटर है, भूजल और सतही जल में अंतर होता है। भूजल जो होते हैं वह पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं और सतही जल जो होते हैं वह सतह पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर यानी कि जो भूजल हैं वह शहरी क्षेत्रों में लगभग 45%, वह ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 85% लोगों की दैनिक मांग को कौन पूरा करता है? ग्राउंड वाटर पूरा करता है। साथ ही जो एग्रीकल्चर इरिगेशन यानी कि जो कृषि सिंचाई होता है, तो कृषि सिंचाई के लगभग 60% पानी कहाँ से आता है? तो भूजल के थ्रू, भूजल से। अब इसे आप बोरवेल लगा के पंप सेट के माध्यम से खेतों को सिंचाई करते हैं। अगर इंडिया के ग्राउंड वाटर की स्टेटस की बात करें तो देखते हैं, तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता भूजल का कौन है? इंडिया है। साथ ही वर्ल्ड्स एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन यानी कि विश्व के स्तर पर, वार्षिक स्तर पर देखें तो भूजल के निष्कर्षण का 1/4 कहाँ होता है? तो भारत में होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB जो है और स्टेट गवर्नमेंट मिलके एनुअली यानी कि वार्षिक तौर पे इसकी स्थिति का मूल्यांकन करता है। अब देखें, तो जब ये मूल्यांकन करता है तो ये रीजनल एनालिसिस के बेस पे करता है कि भारत को क्षेत्रीय आधार पे यह बांट के करता है और उसे कैटेगराइज करता है कि भूजल निष्कर्षण के मामले में कोई क्षेत्र ओवर एक्सप्लॉइटेड है, कोई क्रिटिकल है, कोई सेमी क्रिटिकल है, कोई सेफ है। ठीक है, और सेलाइन है। इन मानकों क्या, इन कैटेगरी में वो भूजल की स्थिति को रखता है। अब बात करें तो इंडिया में जो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेड का अर्थ हुआ कि यहाँ जो है आपूर्ति की अपेक्षा मांग ज़्यादा है, और जब आपूर्ति की अपेक्षा मांग हो जाएगा तो वह ओवर एक्सप्लॉइटेड में आ जाता है। और जहाँ तक यह बात है, यह हरित क्रांति के दुष्परिणामों के कारण ऐसा हो पाया कि वहाँ पे भूजल का व्यापक प्रयोग होने लगा। अब बात आती है कि व्हाट इज काउजिंग वाटर स्ट्रेस, यानी कि वर्तमान में जल तनाव क्यों हो रहा है। जल तनाव कहने का अर्थ हुआ, वाटर स्ट्रेस कहने का अर्थ हुआ कि जल की जो मांग है वह आपूर्ति से ज़्यादा है। सीधी सी बात है कि अगर संसाधन की मात्रा कम रहे और मांग ज़्यादा होगा तो तनाव की स्थिति पैदा होगी। वही है वाटर स्ट्रेस। ऐसा क्यों हो रहा है? तो रैपिड अर्बनाइजेशन यानी कि बढ़ता शहरीकरण के कारण बिल्डिंग बनाने में, दैनिक कार्यों में, अलग अलग मामलों में जल की मांग बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, उद्योगों को ज़रूरत हो रही है भूजल की। साथ में हमारा जो फार्मिंग प्रैक्टिस है, कृषि पद्धतियां हैं, वो कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल है। हम लोग जैविक कृषि की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी कारण जो हैं ये वाटर रिसोर्स को स्ट्रेस बना रहे हैं। अब बात आती है, अब इंडिया के क्षेत्रीय स्तर पे देखें तो जो आपका हिमालय वाला पार्ट है, यानी कि हिमालय के नीचे जो आपका इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी प्रधान है। ठीक है, एलुवियल सॉइल है। अब एलुवियल सॉइल होने के कारण वहाँ पे मोस्ट एक्सटेंसिव एक्यूफर पाए जाते हैं। एक्यूफर मीन्स जलभृत। जैसे हम लोग, अगर यह पृथ्वी की सतह है, इस पे हम लोग रह रहे हैं, तो इसके नीचे जब बोरिंग होता है
तो क्या होता है कि पानी का लेयर मिलता है। तो लेयर जो मिलता है वो कहीं ना कहीं एक जलभृत बना रहता है, उसे ही एक्वीफर कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया का ये जो इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन है, यह लगभग 20% इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे कंट्री के ग्राउंड वाटर का लगभग 60% पाया जाता है। अगर बात करें कोस्टल रीजन की, तो कोस्टल रीजन में थोड़ा सा जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन वहाँ पे समुद्र का पानी जो है वह प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण वहाँ कैसा पानी पाया जाता है, सेलाइन वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मेजर पॉल्यूटेंट्स कॉन्टेमिनेटिंग वाटर, यानी कि जल का संदूषण कौन कौन कारणों से हो रहा है, तो देखें उसके प्रदूषक कौन कौन से हैं। तो इंडिया में जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, यानी कि अगर यह सतह है, मिट्टी का सतह है और वर्षा हो रही, तो वर्षा के बाद पानी क्या होता है, मिट्टी से रिस के नीचे चला जाता है। तो मिट्टी से रिस के जो नीचे जाके और एक्वीफर में फिर से रिचार्ज हुआ, उसे ही कहते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो 60% जो रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर, वह मानसून के कारण जो वर्षा होती है उसके कारण होता है। ठीक है, जो लगभग जून से सितंबर के दौरान होता है। अब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार देखें, जो उसका वार्षिक तौर पे ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट निकलता है, तो वह कहता है कि भारत में जो जल प्रदूषण है, संदूषण है, वह नाइट्रेट्स, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, हैवी मेटल्स, इन सभी प्रदूषकों के कारण है। अब ये जो सोर्सेज हैं, यानी कि ये जो नाइट्रेट्स, फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये जो सोर्सेज हैं मेनली तरीके से केमिकल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, यानी कि कृषि में जो हम कीटनाशक, खरपतवारनाशी, यूरिया, उर्वरक, ये सभी जो यूज करते हैं वो होता है। दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट, उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा होता है या उद्योगों से निकलने वाला जो जल नदी में शामिल हो जाता है, उसके कारण जल प्रदूषण होता है। साथ ही बहुत सारे जो हैवी मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक, यूरेनियम, फ्लोराइड, इनके लीचिंग के कारण, यानी कि निछालन के कारण भी जल संदूषण होता है। अब जल संदूषण जो है उसको लेकर के BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक मानक बना रखा है और उसी मानक को फॉलो करना होता है। तो इसका मानक है इंडियन स्टैंडर्ड 10,500, यानी कि अब ये जो 10,500 आउटलाइन है, ये कहता है ये किन किन चीज़ों का मापन करता है, तो ड्रिंकिंग वाटर में कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं, उनमें आर्सेनिक की मात्रा कितनी है, वह pH वैल्यू मापता है, साथ में उसके टर्बिडिटी को मापता है, और साथ में देखता है कि उस पानी में कितने सॉलिड जो हैं घुले हुए हैं, साथ ही पानी का कलर कैसा है और ओडियो यानी कि पानी का गंध कैसा है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड 10,500 के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब देखें तो प्रदूषित जल का, गंदे जल का पब्लिक हेल्थ, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप जानते हैं कि यूरेनियम का प्रदूषण मेन तरीके से जल में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं पानी में शीशे का संदूषण जो है यह कहाँ, असम में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। लेकिन आर्सेनिक जो है वह मेन तरीके से कंसंट्रेटेड है कहाँ पे, इंडो गैंगेटिक प्लेन में, ब्रह्मपुत्रा एलुवाइल प्लेन में, यानी कि ब्रह्मपुत्रा और इंडो गैंगेटिक के जलोढ़ मैदानों में। ठीक है, अब ये क्या होता है कि अगर हैवी मेटल्स घुला हुआ है पानी में, तो ड्रिंकिंग वाटर से क्या हो सकता है, सीरियस हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर पानी में क्लोराइड हो, फ्लोराइड हो, नाइट्रेट हो, इन सभी के कारण कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि हृदय संबंधी रोग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, आंत्र संबंधी रोग, डेंटल हो सकता है, फ्लोराइड से दांतों का क्षय हो सकता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती है, और साथ में अगर पानी में नाइट्रेट घुला हुआ है तो मीथेमोग्लोबिनीमिया हो सकता है, जिसे हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो ये हो सकता है। साथ ही लेड, आर्सेनिक, यूरेनियम, इन सभी के कारण आपके मस्तिष्क पे विकार हो सकते हैं, कैंसर संबंधी घटनाएं घट सकती हैं, किडनी टॉक्सिसिटी
विषाक्तता हो सकता है, ये सभी चीज़ें, एलर्जी वगैरह हो सकता है। अब बात करें कि इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर आप भूजल को ओवर एक्सट्रैक्शन करते हैं, ज़्यादा निकालते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो सॉइल सैलिनाइजेशन हो सकता है, यानी कि मृदा का अम्लीकरण हो सकता है। ठीक है, मृदा अम्लीकरण होगा तो मृदा का जो स्वास्थ्य है वह क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। साथ ही जब मृदा कमज़ोर हो जाएगा तो आपका कृषि उत्पादकता, फसल उत्पादकता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर भूजल का हम लोग अति दोहन करते हैं तो रिवर हाइड्रोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही जो जलीय जीव है उनके जीवन पे असर पड़ेगा, फिश का माइग्रेशन हो सकता है, ये सभी चीज़ें प्रभावित हो सकती है। अब है नीड टू स्ट्रेंथन सर्विलांस ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी एंड एक्सट्रैक्शन। अब देखा जाए तो इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य सूची का विषय है। अब राज्य सूची का विषय है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो राज्य पे होता है, वाटर मैनेजमेंट को लेकर के, सेफ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराना, ये सभी चीज़ें। इसके लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल शक्ति अभियान, जल संचय जन भागीदारी अभियान, अटल भूजल योजना, ये सभी योजनाएं संचालित कर रखी है। लेकिन अब हमें क्या ध्यान देना है, अभी तक का जो पॉलिसी रहा है भारत सरकार का, वह जो है मेनली तरीके से क्या रहा है, किस पे फोकस रहा है, तो जल की उपलब्धता कराने पे और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने पे। अभी तक जितने ही पॉलिसी इसी पे फ्रेम गए हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन, यानी कि जो भूजल है उसका जो संदूषण है और एक्सट्रैक्शन, यानी कि उसके निकासी पे एक नेशनल सर्विलांस करना होगा। ठीक है, साथ ही इन्वेस्टमेंट करना होगा, किसमें, लार्ज स्केल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो हम लोग जल उपचार संयंत्र होते हैं जिसमें अशुद्धि जल को शुद्ध जल में बदला जाता है, तो उसमें इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि चेक सीवेज ऑफ अर्बन एरिया, यानी कि शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं, सीवेज हैं, उनको डायरेक्ट रिवर में जाने से पहले उनका कहीं ना कहीं उपचार करना जरूरी है, ताकि व्यापक पैमाने पे हम जल को सुरक्षित रख सकें। साथ ही ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन्स, वाटर एफिशिएंट जोन, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग क्षेत्रों को बांट करके हम नीति बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम जल प्रदूषण से निपट सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे समुद्री प्रदूषण के बारे में।